ओके, यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम हियर। नोट कर लें फटाफट। यस सर, कर लिया। कर लिया, ठीक है। 1 मिनट हो जाए, मैं बस एक सेटिंग कर रहा हूँ जिससे, ठीक है। ओके, बड़े, ठीक है। इस मैकेनिज्म को थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे होता है ये। देखें, ये हमारे पास होगा सबस्ट्रेट, ये हमारे पास होता है एंजाइम। ये सबस्ट्रेट जाके एंजाइम के अंदर बैठता है यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है इसकी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद? इसके बाद ये एंजाइम तो ऐसे रहेगा, ठीक है, पर ये प्रोडक्ट की शेप को चेंज कर देगा। इट विल चेंज द शेप ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। लेटर ऑन मान लो थोड़ा सा और चेंज कर देता है, कुछ इस तरह से शेप को चेंज कर देगा। सो दिस इज कॉल्ड एज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके बाद ये क्या होगा? दिस विल बी ब्रोकन डाउन, दिस विल बी सेपरेट फ्रॉम दिस। तो यहाँ से प्रोडक्ट अलग हो गया और ये एंजाइम यहाँ से भैया फिर से क्या हो गया? अपने आप ही अलग हो गया, ठीक है। So this is how this chemical reactions occur. So when we put a substrate here, so we get a product here. So this is the R, this is our product, and this was our substrate. आसान है? सर आपने सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम के बाद जो मतलब रिवर्स एरो क्यों लगाया है? बेटा नहीं, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ना इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। ये भी आपको समझ आएगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, जैसे जैसे क्या होता है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे एंजाइम उससे रिएक्ट करता है और एंजाइम और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इक्विलिब्रियम पढ़ा है आपने? इक्विलिब्रियम वो भी सेकंड टर्म का चैप्टर है। ये थोड़ा बहुत पढ़ा है। और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को जानते हो क्या होता है? नो सर। नहीं जानते। इसका मतलब ये है कि मान लो कि एंजाइम और टोटल 100 है हमारे पास, ठीक है ना, और सबस्ट्रेट एक ही है और सबस्ट्रेट 20 ही है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कितने बनेंगे बताओ जरा? भाई 20 ही बनेंगे ना? बनेंगे सर, क्योंकि मतलब ग्रेडियंट हो गया, सबस्ट्रेट तो 20 ही। ग्रेडियंट। तो क्या होता है कि हमें लगता है कि पूरे पूरे 20 एक बार में बन गए, पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ से मान लो कि मतलब एक्चुअली 20 भी एक साथ नहीं बनते, मान लो पहले 15 बनते हैं। तो होता क्या है कि 20 में से 20 के 20 क्या हो गए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, और वापस प्रोडक्ट में से 5 वापस कन्वर्ट हो जाते हैं सबस्ट्रेट में, ठीक है। मतलब सर दोबारा बताना ही।
देखो उसका मतलब सिंपल से इतना है कि यहाँ पर 20 एंजाइम्स थे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 20 सबस्ट्रेट थे, ठीक है। तो होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था कि 20 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाए, है ना, ठीक है। पर ऐसा होता नहीं है, होता क्या है कि 20 एंजाइम 20 सबस्ट्रेट 20 एंजाइम से रिएक्शन करने के लिए आगे जाते हैं, ठीक है, और 20 ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और जिस टाइम पर 20 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहे होते हैं ना, उसी टाइम पर इनमें से 5 एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वापस छूट जाते हैं और फिर से 5 वापस आ जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? सबस्ट्रेट बन जाता हाँ, सबस्ट्रेट बन जाते हैं। तो हमें नेट हमें कितने बने नजर आते हैं? 15, ठीक है। ये जो रिएक्शंस होती है ना, इनको कहता हूँ क्या मैं, आपने सुना होगा डायनामिक रिएक्शन, सुना है कुछ आप लोगों ने? ऑर्गेनिक है। यस रिएक्शंस, सर, डायनामिक रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस, कुछ सुना है? यस सर, पर पता नहीं क्या होता है। पता नहीं है एक्चुअली केमिस्ट्री टॉपिक है, तो पढ़ाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं वहां से जाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बता तो सकता हूँ आपको, ठीक है, बता दूंगा 2 मिनट में। यस सर, थोड़ा सा बता दो जिससे ये समझ आ जाए। बहुत आसान तरीके से समझा देता हूँ, चलो छोड़ो, बहुत आसान तरीके से देखो। ये एक कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है इसमें, बताना? पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है, और इसमें हमारे पास वाटर, क्या है इसमें हमारे पास, मतलब पानी भरा हुआ है, वाटर है, ठीक है। तो जब हम इसको नीचे हीट करते हैं, तो हीट करने में क्या होता है, हीट करने के बाद ये जो लिक्विड वाटर है, ये गैसियस वाटर में कन्वर्ट होता है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। और उसी टाइम पे कुछ गैसियस वाटर भी क्या होता है, वापस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसे कहते हैं कि हम रेट ऑफ इवेपोरेशन को कहते हैं रेट ऑफ कंडेंसेशन। पता है आपको ये बात? यस। ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जो रिवर्सिबल होती है, जो दोनों डायरेक्शन में चल रही होती है, उनके लिए हम ऐसा साइन लगाते हैं। क्लियर है इतनी बात? ऐसे समझ लो, आसान हो गया, जैसे केमिस्ट्री का ओके। समझ रहे हैं। यस सर, ठीक है। ठीक है, पक्का? यस सर। चलो आगे आते हैं, ठीक है। तो अब आप एक काम करेंगे, लिखें लिखें, द कैटालिटिक एक्शन, द कैटालिटिक एक्शन of an enzyme can be described as can be described as can be described as can be described as, इसको नोट करें सबसे ऊपर वाले पार्ट को। सर डिस्क्राइब के आगे। डिस्क्राइब एज, डिस्क्राइब एज, बस ये प्रोडक्ट को आप लिख लो, ठीक है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैटालिटिक एक्शन कैसा होता है किसी एक एंजाइम का, तो इसके लिए 4 पॉइंट्स मैं लिखाऊंगा आपको इसके बाद, ठीक है ना। बहुत सिंपल है। देखो यार, लिखने के लिए आप उनको खुद भी लिख सकते हो, पर मुझे पता है आप लोग लिखोगे नहीं, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, वरना सब चीजें मैं होमवर्क में दे देता हूँ। आप लोग होमवर्क करते नहीं है। देखो उसने मैंने आपको सिंपल से 4 पॉइंट दिए थे, मैंने बोला था इनके बारे में बताना, पता कराना, बस एनसीईआरटी पढ़ करके क्या काम करते हैं। कोई बच्चे भी कर नहीं आया वो होमवर्क। सर मैंने किया था। आप पर आप लेट आए, यस सर, लेट आई थी मैं थोड़ा। अगर पूछ रहा था तब कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। चलो लिखो भाई, सर सॉरी, वो मैं इन्फॉर्म करना भूल गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लिखो 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 लिखो। पॉइंट नंबर 1 लिखो, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। देखो ये वाला पॉइंट कॉमन रहेगा, ठीक है, ठीक है। सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, लिख लिया पहला शब्द, कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट alters 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 द शेप ऑफ एंजाइम। कहता है जब एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट बाइंड कर देता है तो इससे एंजाइम की शेप में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, जिस वजह से जो एंजाइम है, ठीक है ना, वो क्या हो जाए, वो सबस्ट्रेट ठीक से फंस जाए।
इसको कहते हैं कि हम लॉक एंड की मैकेनिज्म, क्या कहते हैं इसको हम, लॉक एंड की मैकेनिज्म। ठीक है, जिस तरह से हर एक अलग ताले के लिए एक अलग चाबी होती है, उसी तरह से हर एक अलग रिएक्टेंट के लिए, हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक अलग एंजाइम होता है। समझ आ रही है बात? ठीक है, यस सर। ठीक है। Alters the shape of the enzyme, alters the shape of the enzyme so that so that so that the latter, बाद वाला क्या पढ़ते हैं इसको, LATTER, later, so that the latter fits more tightly around the substrate, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, the close proximity of substrate with active site breaks the chemical bonds of the substrate to form a new enzyme product complex, breaks the chemical bonds of the substrate to form a new enzyme product complex, ठीक है, एक नया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, the release of the product of the reaction and the free enzyme is ready to bind to another molecule of the substrate। लिख लिया भाई हाँ या ना? ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कैटालिटिक एक्टिविटी एक एंजाइम की कैसे होती है। ठीक है ना, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करें, इसको मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, नोटेड, करा नोट। करा नोट, बोलो हाँ या ना? अनिका, डन, चलो मुश्किल तो नहीं है, ओके आ जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। लिख लें, हेडिंग लिख लें, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, देखो यार, ये जो y एक्सिस है ना, इसमें हम दिखा रहे हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी। क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर? हम दिखा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी।
और आपको पता होगा कि दुनिया में हर एक चीज की क्या होती है, अपनी अपनी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ड्यू टू हाइट होती है, एमजे जिसको आप कहते हो, एमजे कहते हो ना, मास, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट वाली, ये वो वाली नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि जैसे कि ये यहाँ पे रखा हुआ है, मान लो उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, जमीन पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाँ इसकी भी है, क्योंकि एक सब्सटेंस है, अगर इसको बंद करूंगा तो इसमें से कुछ एनर्जी निकलेगी, सो दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमारे जो सबस्ट्रेट्स हैं उनके भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, जैसे सबस्ट्रेट की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इस लेवल पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, समझ रहे हो? सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, और जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चाहता है, किसमें कन्वर्ट होना चाहता है? रिएक्टेंट में, ठीक है। और अगर वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना चाहता है तो इस बात का सीधा सीधा मतलब है कि, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं, कोई रिएक्टेंट है अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है तो इसके बात का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल है, हाँ या ना? ठीक है भाई, जो सेब है, सेब पकड़ने के बाद जमीन पे क्यों गिर जाता है? उसका सिंपल सा इतना मतलब होता है कि वहां पे जो उसकी टहनी है उसको ठीक से पकड़ नहीं पा रही, इसलिए सेब वहां पे स्टेबल नहीं है, तो टहनी वो उसकी डंडी टूटती है और वो उस जगह पे स्टेबल नहीं था, वो नीचे आके गिर गया, अब वो नीचे स्टेबल है, समझ रहे हो बात को? ठीक है, पानी एक गिलास में प्रेजेंट है, वहां पे स्टेबल है, स्टेबल है, पर जैसे ही उसे पैर लगता है तो क्या होता है, तो गिलास डुल गया, गिरा गिरा गिरा, तो गिरते क्या हुआ, पानी बाहर निकला, और बाहर निकले पानी उसी एरिया में क्यों नहीं रह जाता, गिलास की शेप में क्यों नहीं रह जाता, मतलब पानी वहां पे स्टेबल नहीं था। अब जैसे ही पानी गिरा, पानी को फैलने के लिए जगह मिली, पानी फैला, हाँ ना, और फैल के जितने एरिया में जानता उतने एरिया में चला गया, तो वहां पे पानी अब ज्यादा स्टेबल है। तो यही बात होती है इसके लिए, इन रिएक्टेंट्स के लिए, ठीक है। सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं, सबस्ट्रेट्स रिलेटिवली कम स्टेबल होते हैं हमारी बॉडी के हिसाब से एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट्स। हम, मेरी बॉडी में स्टार्च ज्यादा स्टेबल नहीं है, ग्लूकोज स्टेबल है, क्योंकि मेरी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, और ग्लूकोज की एनर्जी क्या है, कम है, पोटेंशियल एनर्जी एज कम्पेयर टू द सबस्ट्रेट, ठीक है, दैट इज द स्टार्च, ठीक है। तो अगर मेरे सबस्ट्रेट को कन्वर्ट होना है किसमें, कन्वर्ट होना है किसमें, प्रोडक्ट में, किसमें कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट में, जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी हो गई, ये हो गई प्रोडक्ट, इसमें कन्वर्ट होना है तो इसको ना एक पर्टिकुलर एनर्जी तक जाना पड़ेगा, ना जाना पड़ेगा एक पर्टिकुलर एनर्जी तक जाना पड़ेगा, एंड दिस एनर्जी वाज, क्या थी, ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को कहता हूं क्या मैं, एक्टिवेशन एनर्जी, क्या कहता हूं, बोलना जरा, उसको कहता हूं क्या मैं, बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए इस एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, मतलब कि अगर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो पहले उस सबस्ट्रेट को इतनी एनर्जी तक रीच करना पड़ेगा, रीच करने के बाद फिर क्या होगा, वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा और फिर प्रोडक्ट बनेगा। होता भी ऐसे ही है भाई, हाँ या ना? जब आप कोयले को जलाते हो तो कोयले को जलाने से पहले थोड़ी सी लकड़ी जलानी पड़ती है ना, लकड़ी से उसको, कोयले को गर्मी मिलती है, ठीक है, फिर कोयला जलता है, और कोयला जलने के बाद फिर वो अपनी एनर्जी को लूज करता है और कोयला फिर आखिरी में राख में बदल जाता है। तो ये था कोयला, ये था जलता हुआ कोयला, ये रहा जल रहा कोयला, और ये जला हुआ कोयला, मतलब कि राख। समझ पा रहे मेरी कंसेप्ट, मैं समझा रहा हूँ आपको, बोलो हाँ या ना? ठीक है, एक बेसिक केमिस्ट्री को अगर हम समझे तो हमको कैसे बात समझ आ रही है यार। एक्चुअली पता है क्या, ये टॉपिक है ना, ये बच्चे तब मेरे से पढ़ते हैं जब वो ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम पढ़ लेते हैं, तब तक हम इस चैप्टर पे आए होते हैं, उनकी बुक वन कंप्लीट हो चुकी होती है, पर आपका है नहीं तो मुझे वैसे एग्जांपल देने पड़ते हैं। बट जब हम क्या करते हैं, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है विदाउट कैटलिस्ट या विदाउट एंजाइम। और अब समझो कि मैंने कैटलिस्ट या एंजाइम डाल दिया, तो डालने के बाद क्या होगा, डालने के बाद ये सबस्ट्रेट हो जाएगा, प्रोडक्ट भी हो जाएगा, बट क्या कम हो जाएगी, क्या कम हो गई है, बताना जरा। दिस, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या हो गई है, ये हो गई है कम, ठीक है। सो दिस इज द
एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट या विद एंजाइम। तो एंजाइम का काम क्या होता है, ये जो बीच का गैप था, ये जो गैप है, दिस गैप, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी बैरियर। क्या कहलाता है, कहलाता है एनर्जी बैरियर। ये इस एनर्जी बैरियर को तोड़ के कम कर देता है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसको कहते हैं कि हम लोअरिंग ऑफ एनर्जी बैरियर। अगर ये रिएक्शन बॉडी के बाहर होती तो पहले बॉडी को इतनी एनर्जी, मतलब तो पहले इनको इतनी एनर्जी देनी पड़ती, उसके बाद ये रिएक्ट करते। या अगर ये रिएक्शन बॉडी के अंदर भी होती, ठीक है, मेरी बॉडी के मेरे सेल्स के अंदर होती, तो मेरे सेल्स को पहले इतनी एनर्जी को देनी पड़ती, उसके बाद ये रिएक्शन स्टार्ट होती। पर क्योंकि एंजाइम आ गया तो एंजाइम ने काम को कर दिया आसान, क्योंकि उसने उस एनर्जी बैरियर को, या कह दूं मैं उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया है, काम कर दिया है। सो दिस इज कॉल्ड एज lowering of activation energy and easing of the reaction। तो उसने क्या कर दिया, इसने इसको ease off कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात को, बोलो जी, कोई दिक्कत है। and this is the progress of reaction, कि रिएक्शन कैसे कैसे हो रही है। अभी आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो मैं आपको बताता कि एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर डेल्टा ई कहते हैं हम उसको, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ सब्सट्रेट को हम डेल्टा एच एस कहते हैं, इसको हम डेल्टा एच पी कहते हैं। इन दोनों के इन दोनों के डिफरेंस को हम यहाँ पर डेल्टा एच आर कहते हैं, पर इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आप इतनी बात समझ गए हैं, पहले मुझे बताओ कनी का समझ आ रही वाली बात, निष्ठा, आशु, बोलो। आ गई, ठीक है। चलिए जी, इसको आप अभी नोट मत करना, पहले कुछ लिख लो, लिख लो, लिखो। देखो, एंजाइम 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 acts as a catalyst, enzyme acts as a catalyst, act as a catalyst and lowers down the activation energy, lowers down the activation energy or chemical barrier without affecting the nature of chemical reaction, comma substrate and products. As a result, next point, as a result, there is no need of, as a result, there is no need of external supply of energy. As a result, there is no need of external supply of energy, supply of energy and reaction occurs at higher rate. ठीक है, चलिए इसको नोट करें फटाफट।
डन। चले बढ़िया आगे, ठीक है। लिखें लिखें फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। तो यार देखो एंजाइम एक्टिविटी को तीन ही फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये मैं इसकी बात करूं, एंजाइम और सबस्ट्रेट कितनी स्पीड से रिएक्ट करकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कितनी जल्दी से रिएक्ट कर कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम सब प्रोडक्ट में, और फिर कितनी जल्दी से एंजाइम और प्रोडक्ट बना लेगा, ठीक है। तो ये जो है रिएक्शन, इसको कौन से तीन फैक्टर से अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है इसमें आता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्या आता है? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। समझ रहे हो मेरी बात? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि देखो यार, जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ेगा वैसे वैसे एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी। क्या होगी? एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। भाई मान लो कि 100 एंजाइम है, कितने एंजाइम्स हैं? वी हैव से 100 एंजाइम्स, और सबस्ट्रेट है 10, ठीक है। तो अभी कितने कितनी रिएक्शन होगी? 10 की। और अगर ये 20 हो जाएंगे, 20 सबस्ट्रेट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि एंजाइम तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेंगे। अगर 30 हो जाएगा तो 30 प्रोडक्ट बनेंगे, 40 हो जाएगा 40। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है ये? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ रहे हो मेरी बात को? कौन? एंजाइम और सबस्ट्रेट। तो इनका जो ग्राफ आता है वो ग्राफ आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। अगर मैं यहाँ दिखाऊं, क्या एंजाइमेटिक एक्टिविटी, और यहाँ दिखाऊं मैं सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। क्या दिखाऊं मैं? सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो भैया ये पढ़ते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। बट एक टाइम पे आने के बाद क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। उसका कारण ये है क्योंकि एंजाइम्स का नंबर है वो तो भैया सेम ही है, हाँ या ना? मान लो 100 है, 100 एंजाइम्स, ठीक है। अगर वो एंजाइम्स 100 है, अगर देयर आर 100 एंजाइम्स, ठीक है, सो व्हाट विल हैपन? सुनो मेरी बात। अगर एंजाइम्स 100 है और सबस्ट्रेट 90 है, ठीक है, मैंने 10 बढ़ा दिए, तो ऑब्वियसली बात है आखिरी में आने के बाद ये थोड़ा सा और बढ़ गया।
बट अगर अगर एंजाइम्स तो 100 ही रहेंगे, पर सबस्ट्रेट 110 हो गए, तो आप मुझे बताओ कि 110 प्रोडक्ट थोड़ी बन जाएंगे, क्यों? क्योंकि उसको कैटलाइज करने के लिए जो एंजाइम्स है वो लिमिटेड हो जाएंगे, फिर नाउ इट विल एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर, सो दिस ग्राफ विल बिकम, क्या हो जाएगा? बताओ, वही बताओ, क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हो भाई मेरी बात को? कुछ तो बोलो। यानी का बात समझ में आ रही है? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पेपर में सवाल आएगा यहाँ से, ठीक है? सुनो, देखो, तो ये जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, क्या है ये जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, इसको हम कहते हैं क्या? वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं क्या? एंजाइमेटिक एक्टिविटी तो उसको ऐसे कह देते हैं, बट टेक्निकली हम बोलते हैं क्या? वेलोसिटी, ठीक है? और ये वेलोसिटी कहते हैं, उसे कहते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो जिस पॉइंट पर मैक्सिमम रिएक्शन हो सकती है उसको कहते हैं क्या? वी मैक्स या मैक्सिमम वेलोसिटी। क्या कहते हैं उसको हम? मैक्सिमम वेलोसिटी। इसको समझ लो, ये आपको समझ नहीं आएगा किताब से पढ़ोगे तो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? तो उसको कहते हैं कि हम वी मैक्स या मैक्सिमम वेलोसिटी। और इस मैक्सिमम वेलोसिटी का जब हम हाफ लेते हैं, दिस, सो दिस इज कॉल्ड एज वी मैक्स, ये मैक्सिमम वेलोसिटी बाय 2। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम जाते हैं इस पॉइंट पर आते हैं, ठीक है? या आप इसको ऐसे समझ लो, मैं इधर लिख देता हूँ उसको, ठीक है? इसके अगर आप हाफ को समझोगे, इसमें मैं भी दिखा दूंगा यहाँ पर, अगर आप इसके हाफ को समझोगे यहाँ पर, तो ये था हमारे पास क्या? वी मैक्स बाय 2, बिल्कुल इसका हाफ हो जाएगा। सो इट विल कॉल्ड एज दिस, इसको कहते हैं कि हम के एम। क्या कहते हैं इसको? हम के एम। एंड व्हाट इज दिस के एम? दिस के एम इज मिशेलिस मेंटन कांस्टेंट। क्या है ये? मिशेलिन मेंटन कांस्टेंट। यहाँ पे बताता है कि कौन सा सबस्ट्रेट कौन से एंजाइम के लिए कितना ज्यादा एक्टिव है। कौन सा सबस्ट्रेट कौन से एंजाइम के लिए कितना ज्यादा एक्टिव है, या कितनी ज्यादा वो उससे रिएक्शन वो कर सकता है। समझे मेरी बात को? ठीक है? मुझे पता है आप लोगों को ये समझ नहीं आ रही है, दिमाग क्यों भूल जा रही है, क्यों निष्ठा? आशु, संध्या, समझ आ रही है बात? किसी को समझ नहीं आ रही? गुड। चलो भाई काम करो फिर, क्लास को जब समझ नहीं आ रहा तो फिर पढ़ाने का फायदा नहीं है, ठीक है? लास्ट पॉइंट लिख लो, लिखो लिखो लिखो। देयर आर थ्री फैक्टर्स there are three factors that affects there are three factors that affects the enzymatic activity. There are three factors that affects the enzymatic activity of a substrate, yeah, or enzymatic activity of an enzyme. हाँ, ठीक है? enzymatic activity of a, क्या लिखा आपने? of an enzyme, ठीक है? नंबर 1 क्या लिखा सबसे पहले? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, नंबर 2 टेम्परेचर, और नंबर 3 पीएच। तीन चीजें अफेक्ट करती हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, नंबर 2 टेम्परेचर, और नंबर 3 पीएच। ठीक है? तो सबसे पहले लिख लें आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और इस चीज को नोट कर लें जो बनाया है।
लिखा? Yes, sir. Yes, sir. इसमें लिखें the velocity of the enzyme, the velocity of the enzyme, the velocity of the enzyme, velocity मतलब enzymatic activity, the velocity of the enzyme, enzyme catalyzing reaction, catalyzing reaction, catalyzing reaction increases, increases with the increase in, with the increase in, with the increase in substrate concentration, with the increase in substrate concentration. ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी आपको कि जैसे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा. ठीक है, चलें नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, द रिएक्शन, द रिएक्शन, the reaction ultimately reaches a maximum velocity, a maximum velocity, a maximum velocity is in a Vmax, maximum velocity is in a Vmax which is not exceeded, which is not exceeded, which is not exceeded by any further rise, by any further rise in the concentration, by any further rise in the concentration of the substrate, by any further rise in the concentration of substrate. लिखा? लिख लिया भाई? Yes, sir. ये वाला पॉइंट लिखो. देखो, this is because, this is because, this is because all the active sites of the enzyme, all the active sites of the enzyme are occupied, are occupied are occupied by the substrate molecules, by the substrate molecules, by the substrate molecules, that is the enzyme molecules, that is the enzyme molecules are fewer than the substrate molecules, because the enzyme molecules are fewer than the substrate molecules, and after saturation, there is no free enzyme molecule, there is no free enzyme molecule, there is no free enzyme molecule, no free enzyme molecule to bind to the substrate, to bind to the substrate. ठीक है, next point, next point, the concentration of the substrate, next point, the concentration of the substrate at which half the maximum velocity, half the maximum velocity, half the maximum velocity of the enzyme reaction, of the enzyme reaction is attained, is called Km, is called Km value, is called Km value, or Michaelis-Menten constant, Michaelis-Menten constant. ठीक है,
भाई देखो ये आपको पॉइंट डिफाइनेंस पॉइंट मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइम में पक्का पूछा जाएगा। अगर पेपर अच्छा बना तो पूछा जाएगा कि व्हाट इज केएम, केएम क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि केएम क्या होता है। ठीक है जी, क्लियर है? चलो अब हम इस क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में थर्सडे को। ठीक है, थर्सडे को मिलते हैं, तो हम इसको बाकी का जो एंजाइम वाला पार्ट है थर्सडे को खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, और हम कार्बोहाइड्रेट भी शुरू कर देंगे, तो 2 या 3 क्लास और लगेंगी इसको करने में, तो लेट्स कंप्लीटेड। ठीक है ना, एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, हो सकता है संडे, नेक्स्ट संडे को खत्म हो जाए, तो जैसे ही खत्म होता है तो आप लोगों के लिए बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, चलें तो उसको हम ओवर करते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। कोई डाउट है किसी को? चलो।